नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं किसी स्टॉक का शेयर प्राइस चार्ट लगाया हुआ है। कौन सी कंपनी है ये आपको बताऊंगा। 13 दिसंबर की बात करें तो इसमें गिरावट थी। ओपन होते ही ये डाउन ट्रेंड में था। एक महीने का चार्ट देखेंगे तो ये 2% से ज्यादा की गिरावट है। दोस्तों, मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जो इन्फोसिस के शेयर में गिरावट आई उसका कारण मैं बताऊंगा। यहाँ पर न्यूज है, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ। मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ऑन मंडे passed a confirmatory order against an Infosys employee and his connected person who was an employee of Wipro Limited in a matter related to alleged insider trading in Infosys shares। तो ये मामला इंसाइडर ट्रेडिंग का है। इसमें दो बंदे इन्वॉल्व है और इंसाइडर ट्रेडिंग किस शेयर में की गई है? इन्फोसिस के शेयर में की गई है। तो इसमें दो बंदे इन्वॉल्व थे। एक तो इन्फोसिस का एम्प्लॉय है और जो एक उसका साथी जो कि विप्रो का एम्प्लॉय था। तो उन्होंने गुप्त सूचनाओं के आधार पर इन्फोसिस के शेयर खरीदे, जो कि इंसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है और इंसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। और इंसाइडर ट्रेडिंग मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें दो बंदे इन्वॉल्व है। एक तो इन्फोसिस का एम्प्लॉय है और एक उसका साथी जो विप्रो में काम करता था। अब इन्फोसिस के एम्प्लॉय उसको कुछ पता चला होगा कि कंपनी आगे भविष्य में कुछ अच्छा करने वाली है जिसका असर उसके शेयर प्राइस पर पड़ेगा। तो उसके आधार पर इसने इन्फोसिस के शेयर पहले ही खरीद लिए होंगे और यही बात इसने यहाँ लीक की होगी अपने दूसरे पार्टनर को और दोनों ने मिलकर जम के इन्फोसिस के शेयर अंदर की सूचना के आधार पर खरीदे होंगे ताकि उनको फायदा हो। यही इंसाइडर ट्रेडिंग होती है। इंसाइडर ट्रेडिंग का मतलब सामान्य भाषा में किसी कंपनी की अंदर की सूचना के आधार पर शेयर को खरीदना बेचना, ये इंसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आता है और इलीगल है। और इसी के कारण इन्फोसिस के शेयर में गिरावट आई। और इंसाइडर ट्रेडिंग के मामले आते रहते हैं, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। आपके पास इन्फोसिस का शेयर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बेशक कंटिन्यू कीजिए। और 16 तारीख को ग्लोबल IT लीडर कंपनी एसेंचर के नंबर आने वाले हैं। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। और साथ ही साथ 16 तारीख को जितने भी IT सेक्टर के शेयर हैं उनमें नजर रखना। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंसाइडर ट्रेडिंग का मामला है, दोनों के ऊपर सेबी कार्रवाई करेगी। दोस्तों, अब मैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ अपडेट देना चाहूंगा। और मैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसमें मैंने कुछ टर्म्स का जिक्र किया था, IBC और COC। IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, और इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बताया था। और मैंने बोला था सिंटेक्स इंडस्ट्री IBC के प्रोसेस से गुजर रही है। IBC यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, सिंपल भाषा में बोले तो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। और मैंने आपको इसमें बताया था कि आप निवेश ना करें। आज आप देख रहे होंगे इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, ये ऑपरेटर का काम है दोस्तों। और ये अपर सर्किट क्यों लगा है वो भी मैं बताऊंगा और आपने इसमें फंसना नहीं है। और मैंने जो सिंटेक्स इंडस्ट्री के बारे में वीडियो बनाया है उसमें बोला था कि रिलायंस इसको खरीदने के बारे में सोच रही है और साथ ही साथ 3 और कंपनियां हैं जो इसको खरीद सकती हैं। उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज PDF डाउनलोड किया हुआ है जो कि 11 दिसंबर का है और ये किसके रिगार्डिंग है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है। इस लेटर का सब्जेक्ट भी इतना बड़ा है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CIRP कहते हैं। इसमें ध्यान देना, रेजुलेशन प्रोफेशनल। दोस्तों, जब भी आप ये टर्म सुनोगे रेजुलेशन प्रोफेशनल किसी भी कंपनी के संदर्भ में, तो सतर्क हो जाना। इसका मतलब है कि कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और वो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है। और ऐसी स्थिति में रेजुलेशन प्रोफेशनल को बुलाया जाता है और जो ये प्रोसेस चलती है IBC की, इसको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शन होते हैं। जब भी कोई कंपनी IBC के अंडर में जाती है यानी दिवालिया प्रक्रिया के अंदर जाती है तो पहले कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए जाते हैं, यानी कि बैंक को ही क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बोलते हैं। यानी कि जिन जिन बैंक ने उस कंपनी को पैसा दिया है उनकी कमेटी बनाई जाएगी और एक रेजुलेशन प्रोफेशनल को बुलाया जाता है और ये इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में दोस्तों ये पूरी कोशिश करते हैं जो ये कंपनी डूबने वाली है उसमें कुछ पैसा डाल के उसको फिर से बचाया जाए। वो लेकिन देखते हैं क्या ये कंपनी दोबारा खड़ी हो सकती है या नहीं। अगर उनको लगता है कि कंपनी दोबारा से खड़ी हो सकती है तो उसमें ये थोड़ा और पैसा डालते हैं। अगर उनको लगता है कि कंपनी खड़ी नहीं हो सकती, हमने इनको लोन दिया था कंपनी को वो डूबने वाला है, तो फिर वो देखते हैं कि इस कंपनी से किस तरह से अपने पैसे निकलवाए जाए। तो इसके लिए बोली मंगवाते हैं, जो भी कंपनी इंटरेस्ट होती है खरीदने में बोली लगाते हैं इसमें। तो जैसा मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, रिलायंस का नाम लिया था, रिलायंस खरीद सकती है। तो यहाँ पर एक कंफर्म हुआ है। प्रोस्पेक्ट रेजुलेशन एप्लीकेंट्स, यानी ये 4 ग्रुप है
है जिन्होंने अपनी अपनी बोली लगाई है, यानी अपनी अपनी प्राइस बताई है। अब जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को इन 4 कंपनियों में से जिसका प्रपोजल अच्छा लगेगा, यानी सीधी बात जिसने ज्यादा बोली लगाई होगी, ये सिंटेक्स इंडस्ट्री उनकी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं कौन कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसी और कंपनी के साथ मिलकर बोली लगाई है। उस कंपनी का नाम है एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज, और दूसरी कंपनी है इजीगो टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड यानी वेल्सपन ग्रुप। ये भी शेयर मार्केट में लिस्ट है। वेल्सपन टेक्सटाइल एंड यार्न सेक्टर में काम करती है। वेल्सपन को ट्राइडेंट का कॉम्पिटिटर कह सकते हो। GHCL ये भी शेयर मार्केट में है। हिम्मत सिंगा ये भी शेयर मार्केट में। इन 4 कंपनियों ने बोली लगाई है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स किसके प्लान को पास करते हैं। और दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जब कंपनी दिवालिया हो चुकी है तो उसको खरीदने के लिए बोली क्यों लगा रहे हैं, डूबी हुई कंपनी को क्यों खरीदना चाहिए। तो दोस्तों जो भी ये बोली लगा रहे हैं, रिलायंस, वेल्सपन, हिम्मत सिंगा, ये जो कंपनियां हैं, इनको क्या फायदा हो, इनको ये फायदा होगा, इनको एक रेडीमेड कंपनी मिल जाएगी, बन बनाया सेटअप मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी बिल्कुल सस्ते दाम में। और इनकी बोली से जो पैसा किस किस को मिलेगा, इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सबसे पहले जिस बैंक ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को जितना ज्यादा लोन दिया होगा उसको मिलेगा। बैंकों को पैसा मिलने के बाद देखेंगे जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के स्टाफ है उनको दिया जाएगा, और ऐसी जिन जिन के पैसे बचे होंगे उनको मिलते जाएंगे। लेकिन जिन्होंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं उनका क्या होगा दोस्तों, उनका नंबर बहुत बाद में आता है। तभी मैंने आपको बोला था इस कंपनी में पैसा मत लगाना, शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में सबसे पहले निवेश करो, तो उसमें ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसी न्यूज का फायदा ऑपरेटर उठा रहे हैं, और हो सकता है इसमें लगातार 3-4 दिन अपर सर्किट भी लग सकता है। ये मैंने 6 महीने का चार्ट लगा रखा है। 2 नवंबर में देखो जैसी खबर आई कि रिलायंस और कुछ कंपनियां इसको खरीदने के बारे में सोच रही हैं, तो ऑपरेटर ने पंप किया इसके शेयर को, यानी तेजी दिखाई, और लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की होगी, वो बेचारे फंस गए। बहुत सारे स्टॉक है जिसमें ऑपरेटर सक्रिय रहते हैं, वो भी ऐसे पेनी स्टॉक में। और जो रिस्की स्टॉक है उसमें निवेश करने से पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये 2018 में 28 थे, यहाँ देखना एकदम से कम हो गए हैं, कुल 4%। अगर अच्छी कंपनी होती तो प्रमोटर क्यों जाते। यहाँ तो फैज ने भी लगातार बिकवाली की है, डियाज ने भी लगातार बिकवाली, और ये देखो पब्लिक को पूरा माल चिपकाया गया है 95%, और इसी में ऑपरेटर होते हैं। तो आप सतर्क रहना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।